हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टार्ट किए मेरे प्यारे बच्चों अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग क्या, विद्युत क्षेत्र के बारे में। और ये हम लोग का तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बातचीत की जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बातचीत करने लग जाएंगे। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव। फिर मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर का, जिसका नाम क्या होगा, वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। हर एक साल मेरे प्यारे बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। बात समझ में आई। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्या बच्चा लोग, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों की एक आवेश दूसरे वाले पर बल लगा रहा था, दूसरा वाला आवेश पहले वाले पर बल लगा रहा था, ठीक है। अगर मान लो कोई एक ही आवेश रखा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है या कोई वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान है, वो चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता था। हमने क्लास 11th में सीख रखा है। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार से पृथ्वी है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी बंदा रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगी, तो पृथ्वी उस पर अपना प्रभाव दिखाती है, उस पर अपना बल लगाती है। ठीक है बच्चा, ओके सर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा विद्युत आवेश के कारण। किसके कारण बच्चों, विद्युत आवेश के कारण। यानी कि विद्युत आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश अगर आता है, तो ये बंदा उस पर बच्चों बल आरोपित करेगा, कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा। तो उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो एक बार इस परिभाषा को आप पढ़िए। किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र, अथवा इसको हम लोग विद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि मतलब कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अगर कोई अन्य बंदा आएगा, तो ये वाला बंदा उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब बच्चों इसी वैद्युत क्षेत्र से हम लोग क्या एक डिफाइन करेंगे क्वांटिटी, यानी जिसका नाम होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। जैसे मान लो हम लोग बच्चे यहाँ पे एक आवेश लेंगे, मान लो ये कैपिटल क्यू आवेश है, मान लिया, ठीक है। तो इस आवेश का हम लोग नाम बोलेंगे जिसका नाम होगा स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। ठीक है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करने वाला है। ठीक है। अच्छा, तो इसके चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो मान लो बच्चे इसके क्षेत्र में हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने दिया पी। क्या नाम दिया बच्चों, पी नाम दिया। ठीक है। अब इस बिंदु पी पर अपने को क्या करना है बच्चों, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, हमको इस आवेश के कारण बिंदु पी पर मेरे प्यारे बच्चों देखना है कि क्या प्रभाव है इसका। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस बिंदु पी पर एक बंदा चाहिए। तो वो बंदा होगा मेरे प्यारे बच्चों एक आवेश जिसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश।
तो एक है स्रोत आवेश, एक होगा परीक्षण आवेश। तो अब आपको पता है कि परीक्षण आवेश पे ये बंदा क्या करेगा, बल अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसके कारण बिंदु P पर कितना बल लग रहा है, कितना ये Q नॉट परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव कर रहा है। तो उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे कि उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो एक बार इसकी परिभाषा सीखो, उसके बाद मैं एक फिगर से आपको चीजें बताऊंगा, है ना। परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एक फिगर है आपके लिए सुंदर सा यहाँ पे, जो मैं फिगर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास स्रोत आवेश है, ये हमारे पास परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इसको Q नॉट से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे बच्चों, Q नॉट से। ठीक है, और ये एक ऐसा आवेश है, परीक्षण आवेश, जिसका अपना खुद का कोई प्रभाव नहीं, मतलब इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये किसी को धक्का मुक्की नहीं दे सकता, है ना। ये बहुत सीधा साधारण व्यक्ति है, बात समझ में आई। इससे किसी का नुकसान नहीं है, ये किसी पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। और इसको हमेशा मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्लस Q नॉट ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस Q नॉट। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को याद करनी है, ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको करना क्या है कि हमको देखना है इस परीक्षण आवेश पर कितना बल आरोपित हो रहा है। तो मान लो ये बंदा जो कैपिटल Q है वो परीक्षण आवेश पर Fe बल लगाता है। कितना बल लगाएगा, Fe बल। तो अब आ जाओ, अब आ जाओ, देख। तो मेरे प्यारे बच्चों Q नॉट पे कितना बल आरोपित हुआ, Fe का। तो अगर मुझे एकांक आवेश का देखना है तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, Fe बाई Q नॉट। और यही बल मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, यही जो हमारे पास है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, उसी को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये जो Fe बाई Q नॉट है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वही हमारे पास है E बराबर F बाई Q नॉट। बोलो समझ में आया। ठीक है, कि Q नॉट Fe फोर्स अपने ऊपर अनुभव कर रहा है, तो एकांक आवेश कितना करेगा, Fe बाई Q नॉट के। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे सामने एक नई राशि आकर के खड़ी हुई, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कहीं कहीं इसको वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने कितने फॉर्मूले सीख लिए हैं शुरू से। हमने पहला फॉर्मूला सीखा था बच्चे, क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जिसका फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस NE। बोलो हाँ या ना। हाँ जी। दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था कूलाम का बल, जिसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीख रहे हैं E बराबर F बाई Q नॉट, या मेरे प्यारे बच्चों हम लोग केवल इसको E बराबर F बाई Q भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई सर जी। तो ये तीन फॉर्मूले अभी तक हमने इस चैप्टर में बच्चों डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से पता होने चाहिए। चलो, तो बच्चे जब हमारे पास एक नई राशि आती है तो हम लोग उसके कैसे उसको मापेंगे, है ना, क्या उसका विमा होगा, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है F/Q। तो F होता है सर न्यूटन, Q होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो यही इसका SI मात्रक है। क्या बच्चों, SI मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। याद रहेगा, बोल हाँ या ना। यस सर। वीमा की बात करते हैं तो चलो मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए इसकी वीमा निकाल ही देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। किसी भी राशि का मात्रक और उसकी वीमा निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चों E बराबर हमारे पास फॉर्मूला है F बाई Q। ठीक है,
अच्छा, F का विमा क्या होता है याद होना चाहिए, MLT-2 हो जाएगा। और Q की विमा हमने कल ही निकाली थी इस सूत्र से कि I बराबर Q बाई T होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब लास्ट क्लास में हुआ था ना जब हम लोग आवेश की बात किए थे, तो ठीक है। तो ये आवेश की विमा हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आवेश का क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, तो सबको मिला देंगे, मिला लो जी। क्या हुआ, M एक ही है, L एक ही है, T नीचे वाला ऊपर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों -3 हो जाएगा, और A वाला ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो MLT-3 A-1 वही यहाँ पे देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को। आगे बढ़ लूं? हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, ये क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब इसको बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले से ही हम आपको बताते हैं कि देखो E बराबर क्या है, F बाई Q है। तो अगर इस पे वेक्टर हम देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसके डायरेक्शन में दिखेगा, बल के डायरेक्शन में। तो बस वही बात है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल के दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, अगर मैं फिगर के हिसाब से बात करूं यहाँ पे, तो आप कहोगे कि जो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे E बराबर F बाई Q, वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों बल लग रहा है। बात समझ में आई? तो दिशा की बात मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने कर ली। अब ये दो बातें जो नीचे लिखी गई हैं, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, आ जाओ मैं अपने प्यारे बच्चों को इसको समझाता हूं कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, आ जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए दो फिगर बनाऊंगा। ठीक है, फिगर नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास है एक बड़ा वाला चार्ज प्लस Q। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और हमको बच्चे इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और किसके कारण, इस स्रोत आवेश के कारण। बात समझ में आई? तो हमने कहा सर यहाँ पे हमने एक छोटू सा टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश बैठा दिया जी। अब ये जो स्रोत आवेश है इस टेस्ट चार्ज पर इधर बल लगा रहा है। आप कहेंगे हाँ जी, जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लिख देता हूं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो इस बल की दिशा होगी वही मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। ठीक है, तो इधर बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, इधर ही हो गया। ठीक है, फिगर नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक बड़ा सा आवेश लेंगे और लेकिन -Q लेंगे, और यहां से R दूरी पर मान लो बिंदु P फिर से है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं छोटू सा अपना नन्हा मुन्ना परीक्षण आवेश यहाँ पे बैठा देता हूं बिंदु P पर, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहानी होगी बताओ। अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो बंदा है -Q इस परीक्षण आवेश को धक्का देगा कि खींचेगा, तो आप कहेंगे सर ये ऋणात्मक आवेश है, तो इसको तो अपने पास बुलाएगा, इसको इससे प्रेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास वैद्युत बल है वो किधर हो जाएगा, इस दिशा में होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी, इसी दिशा में तो होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है वैद्युत बल की दिशा। ठीक है, किसकी दिशा है बच्चों, वैद्युत बल की दिशा है। इसको मैं लिख रहा हूं Fe। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इधर ही होगी? आप कहेंगे हाँ जी, तो ये हमारे पास इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो दो बातें लिख दी गई कि धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर, ऋणात्मक आवेश की तरफ। बात समझ में? आगे चल के अभी हम यहाँ पे परीक्षण आवेश लिख रहे हैं, लेकिन हमको इस परीक्षण आवेश से कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं। ठीक बात है, हम तो किसी बिंदु की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो धन आवेश से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक की तरफ होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे हाँ सर आ गई। ठीक है, तो वही बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दी गई हैं कि धनात्मक आवेश के लिए आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश के लिए आवेश की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखा, तो जैसा अभी फिगर बना हुआ था वही सेम टू सेम फिगर है ना। यहाँ पे हमारे पास एक स्रोत आवेश है, ये बंदा क्या है? ये बंदा है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब क्या? जो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्रोत आवेश है। और ये क्यू नॉट क्या है जी? ये क्यू नॉट है सर परीक्षण आवेश। ठीक है, जिसका हम लोग ले रहे हैं काम परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। अब आर दूरी पर ये परीक्षण आवेश बिंदु पी पर बैठा देते हैं, इस पे बल धल लग रहा है, सारी कुछ कहानी ठीक है। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मेरे प्यारे बच्चों, हमको देखना है एक और फॉर्मूले के हिसाब से। तो कैसे देखेंगे, आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लो जब ये दोनों आवेश हैं तो ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लगा रहा होगा? तो आप कहेंगे सर बल तो इतना लगा रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, दूरी क्या है आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके कि फॉर्मूला है जी F/Q0 के। ठीक है, तो यही जो बल है यहाँ पे रखो ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा क्यू नॉट। आप कहेंगे सर ये क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कट्टी पिट्टी होगा ना? हम कहेंगे हाँ जी। तो कट्टी पिट्टी होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो ई की वैल्यू वो क्या बचती है? वो आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही सूत्र बता रहा है कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परीक्षण आवेश पे तो निर्भर नहीं कर रही, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों स्रोत आवेश पर निर्भर कर रहा है। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो ठीक है, चलिए तो यही फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास से और इस वाले हेडिंग से आपका मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डेरिवेशन इस चैप्टर का यहीं से स्टार्ट होता है। अगर इस छोटे से डेरिवेशन को पूछा जाता है तो आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और वो मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक बात है, तो चलिए जब भी मेरे प्यारे बच्चों हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो मैं अपने प्यारे बच्चों को 3 बातें बता देता हूं। कोई भी डेरिवेशन मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं व्युत्पत्ति। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा जो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों फिगर। ठीक है, दूसरा स्टेप मेरे प्यारे बच्चों होगा इसी फिगर का इंट्रो यानी कि परिचय। ठीक है, और तीसरा जो स्टेप होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा कैलकुलेशन का। ठीक है, तो हिंदी लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, फिगर आप जानते हैं, इंट्रो मतलब परिचय, उसी फिगर के बारे में बताएंगे। अभी आप टेंशन ना लीजिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। तो इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आपको पूरे के पूरे अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। चलिए, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको फिगर बनाना है। तो फिगर अपने पास यहाँ सामने बन के तैयार है जी। ठीक है, उसके बाद बच्चों ऐसे हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति का और हम लोग ये बातें लिखेंगे, यही मैं कह रहा हूं इंट्रो होता है। क्या लिखना है देखो, तो फिगर में आपने क्या बनाया, फिगर में आपने एक बनाया कि बिंदु ओ लिया, बिंदु पी पे एक स्रोत आवेश कैपिटल क्यू लिया। ठीक है, तो इसको लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, कि माना एक परीक्षण आवेश क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है बच्चों, जिस पर हमको
इस स्रोत आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाकर रखा, तो उस बात को भी लिखोगे कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, उसके बाद बल बल लगेगा, जो भी होगा उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार आप लोग इसको पढ़िए क्या लिखा गया है साफ साफ, कि माना एक बिंदु आवेश Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मैंने कहा वही सब कुछ लिखा गया है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्थित है। यदि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है, तो अब हम लोग गणना स्टार्ट कर देना कि कूलाम बल से F का मान इतना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से तुम्हारे पास सूत्र ये है, यही F का मान यहाँ पे डाल दिया जाएगा। यही जो F का मान है इस सूत्र में हम डाल देंगे, तो हमको ये बातें मिल जाएंगी। Q0 से Q0 कट्टी पिट्टी हो जाएगा और हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब हुआ सर कि हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 E बराबर F बटे Q0 कहो या Q कहो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में आप सोच रहे हैं क्यों नहीं Q0 लिख रहे हैं, तो देखो मैं कह रहा हूं कि जब परिभाषा वाला फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, लेकिन जनरली जब हम लोग बच्चे कोई कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो आप लोग इस सूत्र को F बाई Q ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्राप्त हुए। बात समझ में आई? ये सूत्र क्या बता रहा है कि जो E है वो मेरे प्यारे बच्चों R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब लगे हाथ में इस सूत्र को ही एक बार और चीजें बता दूं। ये सूत्र और भी क्या कह रहा है कि अगर मान ले कोई विद्युत क्षेत्र है, समझ जाइए यहीं पे, कोई स्रोत है, स्रोत के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा जाएगा, जैसे मान ले भैया, जैसे मान ले कि हमारे पास यहाँ पे प्लस Q है, लेकिन ये छिपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र को मान लो ऐसे मैं बना देता हूं। आगे आप पढ़ेंगे कि इसको हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको मैंने कैपिटल ई से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे ये रेखा क्या है, तो ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, सब कुछ है। मैं बस इस फॉर्मूले से एक बात और बता देना चाहता हूं आपको। अगर यहाँ पे एक आवेश है स्मॉल q छोटा सा, अगर सामने उसके कोई साइन नहीं लिखा गया है तो मेरे प्यारे बच्चों वो धनात्मक ही है। ठीक है, तो इस पर जो बल आरोपित होगा मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वो क्या अप्लाई होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों होगा F बराबर Q इंटू E का। ये सूत्र आपको याद रखना है, और वो सूत्र इसी फॉर्मूले से आपके सामने दिख रहा है कि F बराबर Q इंटू E। बात समझ में आई? आप कहेंगे ऐसे कैसे, आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो छुपा हुआ आवेश है जो इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया था, तो उसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वही तो बल आएगा, सेम टू सेम। समझ पाए? जैसे मान लो कि मेरे प्यारे बच्चे यहां से यहां तक का मान लो डिस्टेंस R है, मान लिया जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये जो बिंदु आवेश Q यहाँ पे उपस्थित है और स्मॉल q के बीच की दूरी R है, तो जो E की वैल्यू होगी इसकी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, तो वही वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो जो कूलाम का बल आया था दो आवेशों के बीच का वो आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आप बस इतना याद रखेंगे कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पे लगने वाला बल कितना है, F बराबर Q इंटू E। इस वाले फॉर्मूला से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग वैद्युत क्षेत्र में भी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अभी तो हमने दो आवेश की बात की, वैसे केवल एक ही आवेश है, ठीक है, लेकिन हमने एक परीक्षण आवेश लिया, वहां पे हम देख रहे हैं
कि कितना बल आरोपित हो रहा है। तो अब हम परीक्षण आवेश की बात करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो हमने बच्चों 4 आवेश लिए, Q1, Q2, Q3 और Q4। इस फिगर से पहले बातों को समझो। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर मैं जानना चाहता हूं इन सभी के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बिंदु P पर इन चारों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एकदम टेंशन नहीं है, अलग अलग सबका वैद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर लीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो Q1 का मैं वैद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, E1 लिखूंगा। और अगर किसी आवेश के सामने कोई धनात्मक साइन नहीं है, कोई ऋणात्मक साइन नहीं है, कोई साइन नहीं मतलब कोई चिन्ह ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या कि वो धनात्मक है। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती, मतलब उसकी दिशा दूर। तो देखो E1 की दिशा इधर लिखी गई है, यहाँ पे Q2 है तो ये कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, E2। उसकी दिशा भी इससे दूर होगी, Q3 की भी इससे दूर होगी, Q4 की इससे दूर होगी। तो सारी दिशाएं आपके सामने दिख गई हैं। ठीक है, अब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु P पे निकालनी है तो क्या होगा। अपना अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता था कि मेरे प्यारे बच्चों, सबका अलग 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 जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती थी, वहां पे हम बल की बात की थी, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, कुछ चमक रहा है ठीक है। तो उन सभी आवेशों द्वारा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, सदिश योग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आई और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे E1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको E ही रहने दो, इसको E नेट लिख लेते हैं ना, E नेट। ठीक है, अब सही है। E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा बच्चों, En हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अब मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके किसी बिंदु आवेश के कारण। अब आपको समझाना है बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो चीजों को समझिए। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि किसी ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। ठीक है, कोई स्रोत आवेश है, तो जाहिर सी बात है आप तो समझ गए कि अगर मान लो यहाँ पे एक स्रोत आवेश है, कोई आवेश है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जिसमें अगर कोई और आवेश आएगा तो ये उस पर अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लो क्षेत्र है, उस पर अगर हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया है, ठीक है, कोई धन आवेश हमने रख दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों जिस दिशा में वो जाता है, मतलब जैसे वो पाथ फॉलो करेगा उस वैद्युत क्षेत्र में, हम उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा कह देंगे। क्या कह देंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा कह देंगे। यानी कि जो पाथ फॉलो हो रहा है, जो लाइन वो बना रहा है, हम मेरे प्यारे बच्चों उसको एक वैद्युत क्षेत्र रेखा नाम देते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये दिखती नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे सामने यहाँ पे बनी हुई हैं दो आवेशों द्वारा, और ये दोनों आवेश क्या है, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, और दोनों का जो परिमाण है मतलब मात्रा वो समान है। आगे चल के मैं इसी को कहूंगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहूंगा, ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम आगे क्या कहेंगे, कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अभी हम लोग अकेले अकेले बात कर रहे हैं कि अकेला ये प्लस क्यू है, अकेला ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, धनात्मक क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, इस फिगर में कई बिंदु दिखाए गए हैं, बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, उस वैद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो बताता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जैसे मान लो बिंदु ए है, सॉरी बिंदु 1 है, तो बिंदु 1 पे हमने एक क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा क्या बता रही है, बिंदु 1 पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा।
बिंदु 2 पे खींचेंगे तो ये बिंदु 2 पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। वैसे ही बिंदु 3 पे कहीं भी आप खींचोगे तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, तो चलो हम लोग वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या करिए? विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा या वक्र को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। अगर आपसे कहीं परिभाषा पूछ लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, तो आप ये वाली परिभाषा चिपका देंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको MMI मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं आपके लिए। वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, आपसे गुण पूछ लिया जाएगा। तो गुणों में बच्चों आप 4-5 गुण याद रखेंगे। इसको मेरे प्यारे बच्चों आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये मान लो फिगर ए है, ये फिगर बी है। ठीक है, ये रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं, जो भी कह लो, और ऋणात्मक आवेश पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं या अंदर की ओर आती हैं। तो ऐसा दोनों का फिगर है। ठीक है बच्चा? अच्छा, अगला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास गुण है। क्या? दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी, जो कि निरर्थक है। जैसे मान ले आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती या कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसा क्यों? तो आप इतना आंसर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों फिगर आप भी बनाओगे और ऐसे समझाओगे चीजों को। कैसे? जैसे मान लो अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट दी, प्रतिच्छेदित कर दी, तो इस बिंदु पर, ये जो मैंने मान लो बिंदु पी ले लिया, इस बिंदु पे हमने बच्चों स्पर्श रेखा खींचा, तो अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं शो हो रही है, तो दो हो रही है, E1 E2। तो ऐसा संभव है क्या? एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगली प्रॉपर्टी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, ये हमारे पास स्रोत आवेश है, इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये दिखाई गई है बाहर की ओर। ठीक है, तो हमने देखो दो बिंदु लिया, P1 और P2। तो P1 पे मेरे प्यारे बच्चों आप अगर कोई भी एक छोटा सा एरिया लोगे, ठीक है, कोई क्षेत्रफल लोगे, जैसे मान लो हमने ले लिया ये R दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो ये दोनों जो हमारे पास लूप हैं R और S, एकदम समान लूप हैं, समान क्षेत्रफल वाले हमारे पास हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इससे 3 लाइनें पास कर रही हैं, 1 2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से केवल यही लाइन पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रबल क्षेत्र वाला स्थान है, वो मेरे प्यारे बच्चों दुर्बल क्षेत्र वाला स्थान है। आपको साफ साफ ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आप बस याद रखेंगे कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां पे दूर दूर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? कम होती है। अगली लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। ठीक है, अगली बात, वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बातें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले करके आ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला तो वही आवेश से बाहर और उसके अंदर, लेकिन ये क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमने आज की क्लास में वैद्युत क्षेत्र के बारे में सीखा और उसके बाद हम लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सीखा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन की, जो कि वैद्युत क्षेत्र से बनते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक है? तो बच्चे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है F/Q। तो मेरे प्यारे बच्चों, F का न्यूटन, Q का कूलाम। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल यानी कि F/Q को क्या कहते हैं? कैपिटल ई ना, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं जी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। हमने भी कहा था कि अगर किसी आवेश Q को E क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पे जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? Q इंटू E लगेगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जैक 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है जो वैद्युत क्षेत्र में लगता है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं और वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से लिखेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बल लगेगा। अरे बोलो, F बराबर Q इंटू ई, तो Q की जगह पे E है ना? अच्छा, कह रहा है अपने भार के बराबर बल का अनुभव करता है, यानी कि जो Fe है वो इसके भार यानी कि वेट के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, Q इंटू ई यानी कि E कैपिटल E हो गया और भार क्या होता है? mg होता है। कह रहा है क्षेत्र का परिमाण यानी कि कैपिटल E की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा mg बाई स्मॉल ई के। कहाँ है mg बाई स्मॉल ई? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक बात है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ वैद्युत क्षेत्र के हमने क्वेश्चन भी कर लिए। अब बच्चों एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि हम लोग आगे इसी चीज को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, तो उसी चीज को हम लोग अब सीखने वाले हैं। हेडिंग क्या है? विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक निकाय है, एक वस्तु है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास दो आवेश होंगे और दोनों आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा और मेरे प्यारे बच्चों उनकी जो दूरी होगी बहुत छोटी होगी। जैसे मान लो -Q + Q, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2a है। इनके बीच की दूरी को हम लोग 2a या 2l भी लिख सकते हैं। 2a या 2l भी हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। ठीक बात है। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल NaCl में Na+Cl- HCl में H+Cl-, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके जैसा आप इसको समझ सकते हो, मतलब वही है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है? एक निकाय है, एक वस्तु है जिसको हम विद्युत ध्रुव कह रहे हैं। इसको परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा क्या कहेगी? जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसको हम -Q तथा +Q कह रहे हैं, एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी जिसको 2a पर रखा जाएगा, तो इस निकाय को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ये बस निकाय है जिसमें +Q -Q दोनों का परिमाण समान लेकिन चिन्ह अलग अलग है। यहां से बच्चों एक हमारे पास राशि परिभाषित हमको करनी होती है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी भी वैद्युत ध्रुव यानी कि मान लो हमने एक वैद्युत ध्रुव बना लिया जिसमें हमारे पास एक आवेश है +Q, एक आवेश है -Q। अच्छा, +Q -Q जो कैपिटल स्मॉल में बनाता हूं उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, इस वैद्युत ध्रुव के आवेश यानी Q और इनके बीच की जो दूरी है 2a के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम P से दर्शाते हैं। P मेरे प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी दिशा -Q से +Q की तरफ होती है। तो बस हमारे पास क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण परिभाषित हो चुका है। इसकी परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए। किसी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि Q इंटू 2a, इसकी दिशा बच्चों -Q से +Q होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। ये एक सदिश राशि है, इसका
जो दिशा है माइनस क्यू से प्लस क्यू है, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक बात, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू और मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बच्चे हमको यहाँ पे एक चीज समझनी है, क्या यही अब वैद्युत ध्रुव चल रहा है, ठीक है। अब इस वैद्युत ध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, पहले हमको समझना है कि ये हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका ये मध्य बिंदु है O, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, ठीक है, डॉट डॉट ये वाली रेखा, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं अक्षीय रेखा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अक्षीय रेखा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा, ठीक है। जो उसके मध्य बिंदु से एकदम लंबवत रेखा है उसको हम लोग निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है, अब इससे है ये कि ये हमारे पास जो दोनों आवेशों का निकाय है, ये हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। अब इसी वस्तु के कारण हमको इन्हीं दोनों रेखाओं पर, एक बार अक्षीय रेखा पर एक बार निरक्षीय रेखा पर हम एक बिंदु लेंगे, और इन दोनों आवेशों के कारण हमको देखना है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है। तैयार है आप सभी लोग? तो ये मेरे प्यार से जो डेरिवेशन होने वाला है, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। चलो, तो पहला डेरिवेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्या है? द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए तो ये ऐसा फिगर बनता है, हमारे पास द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, आप माइनस प्लस इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। इसके अक्षीय वाले पे हम लोग एक बिंदु P ले लिए, और उसका मध्य बिंदु से दूरी R ले लेते हैं, और यहीं पे हम लोग अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, 3 स्टेप फॉलो करना है, आपको याद रखना है। सबसे पहला स्टेप हमको करना है फिगर बनाना है। तो यहाँ पे प्लस क्यू बन गया, यहाँ पे माइनस क्यू बन गया, ये इसका मध्य बिंदु O हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आपकी इच्छा है आप बाएं भी लिख सकते हो बिंदु P को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु P ले लिया, बिंदु P की मध्य बिंदु से दूरी को हम R ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी जो दूरी है, मतलब इसका जो लेंथ है, वो हम ले लेते हैं 2a, ठीक है। तो ये वाली दूरी a हो जाएगी, ये वाली दूरी a हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों फिगर हमारा बनके तैयार है लगभग लगभग। अब हमको क्या करना होता है, दोनों आवेशों से, ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, वहां से हमको बिंदु P की दूरी देखनी होती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है बिंदु आवेश से बिंदु P तक की दूरी R होती थी, और वहां पे हम लोग बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद हो, है ना। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, हमको R के टर्म में लिखना है, ठीक है। किसके टर्म में? R के टर्म में। तो ये दूरी R है, ये दूरी A है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दूरी होगी, क्या मैं R माइनस A नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चा हमारे पास माइनस क्यू वाला, तो ये हो जाएगा R प्लस A, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिगर बन के तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लिया कि प्लस क्यू वाले का जो वैद्युत क्षेत्र है उसको मैं E प्लस क्यू लिखूंगा, अब माइनस क्यू वाले के वैद्युत क्षेत्र को मैं E माइनस क्यू लिखूंगा। अच्छा, इसका मान क्या होगा सर? तो मान होगा वही फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यू तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्यू। अच्छा, आर क्या है? प्लस क्यू वाले के लिए आर माइनस ए है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आर माइनस ए। सिंपल सी बात है, बहुत सही सर। ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई, अब मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या है? ये बच्चा R प्लस ए है, तो ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों मेरे प्यारे बच्चों हमने परिमाण निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र का। आपको पता है सर केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, उसकी दिशा भी निकालिए तब काम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों
परिमाण हम निकाल चुके हैं। अब बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E प्लस क्यू E माइनस क्यू, उसकी दिशा किधर होगी? तो आपको पता है प्लस क्यू से दूर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरो है, ये जो हमारे पास तीर है, ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिखा रहा है E प्लस क्यू की दिशा। बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही। धनात्मक आवेश से दूर, ऋणात्मक की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा? उसकी तरफ हो जाएगा। तो ये माइनस क्यू का बच्चों दिशा है, E माइनस क्यू। ठीक बात है। अच्छा, अब इतनी हो गई। अब हमको देखना है कि भैया बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है, कुल वैद्युत क्षेत्र, वो क्या होगा? तो हम लिखेंगे E नेट बराबर और वेक्टर फॉर्म। तो फिर से वही भैया, है ना, दोनों का क्या करेंगे? सदिश योग करेंगे। तो लिखेंगे E प्लस क्यू प्लस का E माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। अब हम केवल बच्चे परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। परिमाण ज्ञात करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। E प्लस क्यू बड़ा है या E माइनस क्यू छोटा है? तो कैसे पता लगेगा? तो आप कहेंगे, देखो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? सर ये फॉर्मूला बताता है कि अगर हमारे पास, इससे क्या पता लगा कि r², अगर हमारे पास दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, अगर दूरी कम है तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। यानी कि जो आवेश उस बिंदु के पास होगा उसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जो आवेश इस बिंदु से दूर होगा उसका वैद्युत क्षेत्र कम होता है। तो बताओ पास कौन है? प्लस क्यू वाला पास है, माइनस क्यू वाला दूर है। तो E प्लस क्यू ज्यादा है और E माइनस क्यू कम है। तो यहीं पे लिख देते हैं E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। समझ में आई बात? हाँ सर। तो बस नेक्स्ट लाइन में यही लिखा जाएगा, E प्लस क्यू माइनस का E माइनस क्यू। अच्छा, कहेंगे आप सर प्लस था माइनस कैसे हो गया? तो भैया अब जब हम परिमाण निकालेंगे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हाँ सर, बिल्कुल सही। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब दोनों का बस परिमाण रख देना है और कैलकुलेशन धीरे धीरे करते चलेंगे। तो 1/4πε0 Q/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का हमने मान यहां से रख दिया। देख लो, बात समझ में आई? चलो, अब धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाएंगे और फाइनल आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो हमारे पास देखो जो कॉमन है, कॉमन लूंगा मैं। 1/4πε0 कॉमन है और Q भी कॉमन है, और अंदर क्या बचा? इसको सर ऐसे लिख लेना Q/, क्या दिक्कत है ना, Q/। क्या कॉमन है बच्चे? R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का R बाई, सॉरी, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q/4πε0। अब बच्चे देख, दोनों का गुणा भाग करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इससे बढ़िया गुणा ही कर लो सीधा सीधा। R माइनस ए का होल स्क्वायर और ये है R प्लस ए का होल स्क्वायर। तिर्यक गुणा कर लो, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चा लोग, E नेट बराबर Q/4πε0। ठीक है, इसको खोलो, R² प्लस 2RA माइनस का, सीधा सीधा माइनस का गुणा कर दूं, R² माइनस का A² हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का 2RA। और नीचे में क्या करता हूं, इन दोनों को साथ लिखना चाहता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, R माइनस ए और ये R प्लस ए
और इस पूरे का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो। इसको मैं ऊपर कर देता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए। चलो, ई नेट क्या हुआ, 1 q/4πε0। अब देखो ऊपर कुछ कट्टी पिट्टी हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ जी, r से r, a स्क्वायर से a स्क्वायर, क्या बच्चा हमारे पास 4ra, दोनों जुड़ गया ना। और नीचे हमारे पास क्या हो गया, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। आप कहेंगे नहीं जी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ई नेट बराबर, अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/4πε0। ठीक है, Q और 2a को यहां लेके आता हूं और यहां पे 2r लिख देता हूं। देखो 4ra था, तो Q और 2a को एक साथ। आपको समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? नहीं समझ में आ जाएगा, आएगा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि Q इंटू 2a होता है P, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अरे बोल हाँ या ना। तो बच्चे इसकी जगह पे मैं P लिख सकता हूं, ठीक है। और 2 यहां पे ले लो और R को अलग कर लो, और यहां पे हमारे पास है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा जी। अब यहाँ के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाएंगे सर? ये 2 थोड़ा अच्छे से लिख दो। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 2 आपका, ठीक है, ये इंटू r है। समझ में आई बात? अच्छा, क्या जुगाड़ है? हमने कहा कि जो विद्युत ध्रुव होता है, जो विद्युत ध्रुव होता है उसका बच्चे जो दूरी है 2a, वो बहुत कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे r बहुत ज्यादा होता है और a बहुत कम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कि चूंकि r इज मच मच ग्रेटर देन a, मचमचा देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों r इज मच मच ग्रेटर देन a, इसका मतलब क्या होगा कि जो a होगा ना वो मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, तुरंत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र 1/4πε0, ये हो जाएगा 2pr। और देखो ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r के पावर 4। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर r से r कट्टी पिट्टी, यहाँ पे 3 बचेगा। तो नेक्स्ट लाइन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए यही हो जाएगी 1/4πε0 2p/rq, है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अरे 2p/rq। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो बता दीजिए। नहीं है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पास इस वाले का डेरिवेशन, जो कि मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए एकदम आराम आराम से हर एक लाइन लिखते हुए कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा काम ऐसे ही करना होगा, है ना। तो जैसे ही कोई डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा, आपसे डेरिवेशन कैसे पूछता है क्वेश्चन में, आपसे कहता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप कहेगा तो आप सबसे पहले ऐसा फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। 2-4 लाइनें लिख देंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 2l मध्य बिंदु O है, इसके अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना काम लिखने के बाद अब जो आप काम कर रहे हो वो करो, कि मान लिया बिंदु P वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से प्लस Q की ओर चित्र में दर्शाए अनुसार R दूरी पर है, ठीक है। तब मेरे प्यारे बच्चों हम E माइनस क्यू, E प्लस क्यू हम लोग लिखे, और हमने बता दिया कि E प्लस क्यू ज्यादा है, E माइनस क्यू कम है। उसके बाद कैलकुलेशन आप करते जा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और फाइनल मेरे प्यारे बच्चों आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो लिखा गया है ये मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा में लिखा गया है। तो मैं आपको फिगर से अगर समझा दूं, देखो तो हमारे पास ई नेट किधर आया, आपको पता है कि ई प्लस क्यू ज्यादा है, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वो भी इधर ही आई है जिधर मैंने तीर मार दिया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि P की दिशा किधर है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो P की दिशा मेरे प्यारे बच्चों इधर ही होगी, है ना। तो इसलिए P की दिशा में इस चीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे P कैप लिख दिया गया। आप केवल उसका परिमाण याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन, ठीक है। तो अगले लेक्चर में, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत ध्रुव के कारण उसके विषुवतीय रेखा पर, या उसको निरक्षीय रेखा कहते हैं, उस पर मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन वाला कहानी आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, और डेरिवेशन कोई ना कोई डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों हमेशा पूछा ही पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसको 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, वो हल्के में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी डेरिवेशन को हल्के में नहीं लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की कहानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का फोटो लेकर के, या आप लोग टाइप करके मेरे प्यारे बच्चों हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं, और आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।